बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया हुआ है तजियाकार साकिब बशीर साहब ने। नाज़रीन, अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे नज़र दौड़ाएँ तो इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे आज डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू है वो बहुत से सवालात को उजागर करती है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कहीं ना कहीं अदम एतमाद का इजहार दिखाई देता है, हालांकि सबसे बड़े इत्तेहादी या एक किस्म की जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बरसों से की हुई अमेरिका ने उनके साथ होने वाला जो टेलीफोनिक रब्ता था जिस पे ये कहा गया कि बॉम्बिंग को बंद करो, और जिस लहजे में कहा गया और जिस तरीके से उसे बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। फिर उनका ये कहना कि आखिरी 2 दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक हुए और आखिरी 2 दिनों में इजराइल को बहुत बड़ी मार पड़ी है। तो ये इजराइल में अंदरूनी तौर पे उठने वाले जो सवालात हैं उनके ऊपर भी एक जो है मंजरनामा इस तरह का वजह करता है कि अब मुस्तकबिल करीब के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हुकूमत चलाने में किस हद तक दुश्वारी का सामना हो सकता है। फिर न्यूयॉर्क टाइम में जो एक लीक का मंजर आम पे आना है जो उनके करीबी साथी की तरफ से दिया जाना है, और फिर वाशिंगटन के अंदर जिस तरीके से बाज़गश्त इस वक्त सुनाई देती है कि पेंटागन का मौक़िफ़ और लगता है, वाइट हाउस का मौक़िफ़ और लगता है, ओवल हाउस और डीप स्टेट जो है वो इस वक्त शदीद शशोपंज का शिकार हो चुके हैं। तो इसके बाद उनकी तरफ से उस मीडिया को लगाम डालने की बात करना, उसको झूठा करार देना और फिर ये कहना कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोई मशरक़ वस्ता का मीडिया नहीं है, ये ईरान का मीडिया नहीं है, ये चाइना का मीडिया नहीं है, ये रशिया का मीडिया नहीं है, ये बिलखुसूस उस मुल्क का मीडिया बात कर रहा है कि जिस मुल्क का बयानिया पूरी दुनिया में राइज करने की कोशिश की जाती है। तो अब इसका इंजाम क्या होगा? और दूसरी तरफ ईरान ने आज जो अहम इकदाम उठाया कि NPT से बाहर निकला जाए और उनकी पार्लियामान ये मंजूर करती है कि बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के साथ जो हमारा मुआहिदा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या ये जंग बंदी का नुक्ता आगाज़ था या नई जंग का नुक्ता आगाज़ है? इस पे बात की जाएगी और फिर बात पाकिस्तान के मंजरनामे पे भी की जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। फिर 9 मई फैसलाबाद के केसेस ट्रायल में तेज़ी के बाद PTI जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर जो सज़ा की तलवार लटक रही है कि वो नाहल हो जाएंगे, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। जो ट्रंप का दावा है और ट्रंप के दावे पे जो ईरान का जवाब है और इजरायली फ़ौजियों की हलाकत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है तल्ख कलामी, ये क्या है और ये आने वाले दिनों में हमें क्या दिखाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, मैंने तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ट्रंप के किस बयान पे हमने यकीन करना। ये बयान इसी तरह है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और दोपहर का लंच और रात का खाना। हर गुजरते लम्हे के साथ उनके बयान में कोई ना कोई नई चीज़ आ जाए, जैसे डिशेस तब्दील होती हैं वैसे मुझे इस तरह लगता है जिस तरह हम फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहते हैं ना, मीरा फिल्म इंडस्ट्री की मीरा जो है उसको सहाफ़त की इंडस्ट्री में आने के लिए ऐसे इंग्लिश ऐसे अल्फाज अदा करने पड़ते हैं कि सारा दिन वो डिस्कस हो। ठीक है, शेर रशीद जिस तरह हमारे पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह जमशेद दस्ती साहब, इस तरह बहुत से और है ना जो कोई ना कोई ऐसी बात कर लेते हैं कि जो सारा दिन डिस्कस होती है। तो ये आप इन सब के प्रोमैक्स जो है ना वो ट्रंप साहब है। अब एक तरफ वो उन्होंने ईरान को कहा कि ईरान खरा नहीं हो सकता, ईरान खतरा था। 1 मिनट बाद उन्होंने कह दिया जनाब ईरान बड़ा अच्छा है, उसके लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा, समझने वाला कहता है यार ये असली पागल है, ये पागल है। उसके बाद वो कहता है जी इसराइल जो है वो अब इसराइल के लिए सब खतरे ख़त्म हो गए। दूसरी तरफ कहता है इसराइल ने बेड़ा गर्क कर छड़े आखिरी 2 दिन। बात यह है कि बेड़ा गर्क ट्रंप साहब ने ना अमेरिका भी का भी, अपना भी, इसराइल का भी और बाकी जो इत्तेहादी हैं उनका भी कर दिया। इसराइल के मुतल्लक ये क्या है कि आखिरी 2 दिन उसे बड़ी मार पड़ी है, ये मान गए हैं वो कि आखिरी 2 दिन जो उनको मार पड़ी है इसराइल को, वो इसराइल देखें, इसराइल और अमेरिका एक सिक्के के 2 रुख हैं, मानना पड़ेगा जी। जो हकीकत है उसके, अगर इसराइल को मार पड़ी है तो किसको पड़ी है? फिर वो अमेरिका को मार पड़ी है ना। इस खित्ते का बदमाश तो वही था ना, इस खित्ते में तो सारा कुछ वही कह रहा था, वही तौर पे भी बदमाश वही था। अब बहुत से लोग जुर्रत से उसका नाम नहीं लेते थे, हिम्मत नहीं होती थी ना। अगर उसको इतनी मार पड़ गई तो इसका मतलब है फिर उसकी मार के बाद
आपने सोचा कि अब माफ़ी मांगने के लिए कोई रास्ता ढूंढें और इसको सुलह करवा दें, और फिर आप कहते हैं कि हमने उनका प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब वो कभी भी किसी के लिए भी ख़तरा नहीं। इसका मतलब है वो ख़तरा थे, और वो फिर इकरार करते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो है। उन्होंने कहा है 400 किलोग्राम जो हमारा यूरेनियम है वो हमने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर लिया। 600 किलोग्राम, 400 कहा है उन्होंने, जो रिपोर्टेड हो रहा है ना वो 600 है, और 600 के बाद आप कितने आपके पास एटमी बन सकते हैं, एटम बम 9 के करीब तकरीबन। ठीक है, तो फिर बात इस बात को ध्यान में रखिए ना, ये सारा कुछ है। और फिर आज उनकी पार्लियामेंट ने जो ऐलान किया है वो एक ऐसा अलार्म है खतरे का कि जिसके बाद अब सोचना पड़ेगा ना इनके लिए, इन दो ममालिक के लिए, इन दो ममालिक का नहीं खाली, इनके साथ जो ममालिक इत्तेहादी जो यूरोप जी सारे, उनको सोचना पड़ेगा। अब ट्रंप साहब ने बेसिक जितनी तकरीर की है ना, 6-7 तकरीरें की थी ना, मुझे लगता है कि वो भी इन सफ़ों की तरह ना 15-20 सफ़े लेकर आए हुए हैं, वो कि दोपहर नु है, शाम नु है, उस टाइम है, उस टाइम है, उस टाइम है। अब ट्रंप साहब की जितनी तकरीरें हैं जो हैं, उसमें सारी तकरीरों में वो एक चीज़ सबसे जो हमने डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि वो इस ताकत को मान गया है कि उम्मत मुसलमा एक ताकत है। अब मुझे बताएं, चाइना ने इनके कहने पे तेल लेना है? चाइना तो अरसा दराज से तेल ले रहा है, नहीं ले रहा तेल? क्या रशिया तेल नहीं ले रहा? अलानिया ले रहे हैं, अलानिया ले रहे हैं। उनको क्या वजन किसी का? तो फिर मुझे बताएं, अब ये ऐलान कर रहा है चाइना को इजाज़त है, और तुम हेडमास्टर हो जो इजाज़त दे रहे हो? तुम कौन हो जो इजाज़त दे रहे हो? तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है, चाइना ने जब कहा तुम्हारे टैरिफ के मुकाबले में टैरिफ लाया तो तुमने 2 मिनट नहीं लगाए, 2 मिनट नहीं लगाए, तुमने कहा नहीं ठीक है जी आप आज बैजन है। ये क्या बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, ये बहुत अच्छे मतलब क्या होंगे, सारा कुछ होगा यस, लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इन क्या वाकई अगर पेंटागन इनके कहने पे चल रही है तो फिर पेंटागन को मैं समझूंगा कि जो दुनिया की ताकतवर तरीन है वो क्या है, और अगर इनके कहने पे चल रही है तो फिर भी यानी प्रेसिडेंट से ज़्यादा अगर किसी की सुनी जाती है तो पेंटागन की सुनी। एक खबर आपको दे दूँ जी, जंग शुरू होने वाली है। आज मुझे एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अरबी और पाकिस्तानी दोनों बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, HSN से पढ़े हुए, मैंने पहले उस दिन बताया था, जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और एक अखबार के एडिटर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि अरब ममालिक में, मुझे कहा उनका राना अजीम पूरी तैयारी कर रहा है नेतन्याहू, और उसने बहुत से इत्तेहादी मुल्कों से, इत्तेहादी तो नहीं जिन पर बदमाशी करता था उनसे भी कहा है, और ख़ासकर भारत के साथ उसने एक पूरी डील तैयार की है, और उस डील के तहत जो है ना वो सारा कुछ करने जा रहे हैं। और उसने कहा कि अब ईरान पे मैंने 2 तरफ़ा हमला करना है, एक तरफ से नहीं करना। और उसने ये भी कहा कि ट्रंप जो कुछ भी कह रहा है ये एक बेफिक्री पैदा करने के लिए, एक बिल्कुल ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कि ये लगे कि जिस तरह ईरान के जो लोग हैं उनको खुश भी करना और ईरान के साथ साथ ईरान को बेफिक्रा भी करना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ईरान ने तो तुम्हें ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दे दिए हैं जिसको तुमने शहीद करने का दावा किया। खबर मैं एक आपको असल खबर आपको दे देता हूँ जी। 5 ऐसे लोग मंजर आम पे आने वाले हैं जिनमें 3 साइंसदान हैं और 2 जर्नैल हैं, और भी जिनको इन्होंने शहीद करने का दावा किया था वो शहीद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, हयात है। राना साहब,
ये जो अब मंजरनामा है जिस पे ये भी मंजर आम पे है कि सैनिटरी फ्यूजर्स का भी नुकसान नहीं पहुंचा, अब खत्ते में आगे की सूरत हाल क्या निकलती है वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन अगर बिलखुसूस पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो आप किस तरफ को जाता देख रहे हैं? यहाँ के इशूज़ क्या हैं, यहाँ की तरजीहात क्या हैं? फिर ये भी देखने को मिला कि वो जो चेहरे जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन चेहरे हुआ करते थे निकले, अपनी पार्टीज़ बना ली, अब वो किसी और पार्टीज़ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई नए चेहरे मंजर आम पे आने की बातें हो रही। चलिए, मैं आपको, मैंने आज तो नहीं कल खबर देनी थी, लेकिन आपने छेड़ दिया तो मैं खबर दे देता हूँ। कल का कोई आम दिन था खबर के वाले से? नहीं तो कल की भैया कल भी प्रोग्राम करना है। ठीक है, आपके प्रोग्राम कुछ और होंगे, मैंने प्रोग्राम करना है। ठीक। तो यासर बात यह है कि तहरीक इंसाफ से कुछ लोग जिन्हें मैं अक्सर समझौता ग्रुप कहता हूँ, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ठीक। तहरीक इंसाफ से कुछ लोग जिन्हें मैं समझौता ग्रुप अक्सर कहता हूँ, आप इशारतन समझ गए हैं, कहेंगे तो मैं कल के प्रोग्राम में नाम भी दे दूंगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ठीक। और वो कुछ लोगों पे बरमला इल्ज़ाम लगा के जाएंगे कि ये लोग जो हैं वो तहरीक नहीं चलाना चाहते थे, तो हम मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना चाहते, तो हम पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक हकीकी जमात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडर बनाने की, हुकूमत नहीं, अपोजिशन लीडर बनाने के लिए एक जद्दोजहद हो रही है। कुछ नशस्तें उस तरफ से आएंगी, किसी तरफ से कुछ नशस्तें वैसे आ जाएंगी, तो फिर कुछ काम किया जाएगा। ये एक बड़ी, और कुछ लोगों को बताया जाएगा कि आपके जो वज़रा बयान देते हैं वो इस तरह नहीं इस तरह होते हैं। इसलिए पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है ना, ये पुरतशद्दद होने जा रहा है। मैं आपको ये बड़ी क्लियर कह दूँ। ठीक। और एक और बात आपको बता दूँ, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो शायद कल या परसों चलना शुरू हो जाए ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, जमैमा खान ने एक बड़ी मुलाकात की है कप्तान के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से। अच्छा। और ज़हन में रखिएगा कि वो एक उनका जो असर रसूख है, और जब जमैमा एक्टिव होती हैं, जमैमा खान, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। मैं आपको पूरी खबर जो है वो तो कल देंगे, कल के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये एक खबर दे। दूसरा, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बड़ा क्लियर है। मैक्सिमम क्या होगा, 40 लोगों को नाअहल कर देंगे, 50 लोगों को। मैं एक बात कह रहा हूँ, उससे एक तहरीक बन जाएगी। आपको ज़िमनी इलेक्शन कराना पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले भी साकिब भाई बताएंगे कभी कितने स्टेज हैं जहाँ पे जाके उन्हें रिलीफ मिल सकता है। ये चूँकि कानूनी, हम तो साकिब भाई से मशवरा ले सकते हैं ना, ये उसको समझते हैं बड़ा। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, क्या ये रिस्क लिया जाएगा कि आप 40 हल्कों में इलेक्शन कराएं और जितनी मर्जी सख्ती करें, उम्मीदवार तो देगी ना तहरीक इंसाफ, एक तहरीक तो बनेगी ना जी, एक शोर तो मचेगा ना। तो ये किसके लिए नुकसानदेह होगा? ये हुकूमतों के लिए नुकसानदेह होता है, स्टेक होल्डर के लिए नुकसानदेह होता है। पीटीआई में भी कोई नए चेहरे आने वाले? वो तो एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते उस वक्त तक कोई अप्रूवल हो। लंबी चौड़ी लाइन है। कुछ तो साबका जो है वो बेचारे आने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ किसी और तरफ से भी आने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ इक़्तिदार में बैठे लोगों से भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अब ये बात तो एक हकीकत है ना, सबको पता है कि वोट बैंक तो उनका है, वोट बैंक उनका है, और वोट बैंक ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे एक बड़े सीनियर तरीन शख्स ने यह बात की। चले मैं 2 खबरें दे रहा हूँ आपको, फिर साकिब साहब आपका टाइम है थोड़ा सा ले लो माजरत से। क्या एक बड़े सीनियर तरीन सियासतदान को गुलबर्ग के इलाके में, मैं इलाके का नाम ले रहा हूँ, गुलबर्ग के इलाके में लिबर्टी के पास एक जगह बुलाकर नहीं कहा गया कि आपको बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, आप कुछ अर्सा आराम करेंगे, उस रिलीफ के बाद फिर आप पार्टी में मुतहर्रक होकर आप अपना रोल अदा करेंगे, बाकी रोल ख़त्म करेंगे। क्या नहीं रात के अंधेरे में उन्हें अस्पताल से ले जाया गया? एक दूसरी बात, क्या नहीं एक मीटिंग 25 मिनट की दोबारा हुई अडयाला में 1 to 1, और कोई सीनियर शख्स था? ये 2 चीज़ें हैं।
चलें, इसके असरात क्या निकलते हैं। लेकिन वो जो बात आपने बीच में की कि कानूनी मंजरामे में पेचीदगियाँ क्या होंगी, साकिब भाई अब ये बताइएगा कि वो जो 9 मई फैसलाबाद वाले केसेस हैं उसमें तेज़ी है, और उसके अगर नताइज निकलते हैं, फ़र्ज़ करें कि सज़ा हो जाती है, तो फिर नाअहली के लिए प्रोसेस क्या होगा? कौन से फार्म पे रुजू वापस किया जा सकता है? उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा? नाअहली कितनी देर तक रुकी रह सकती है या फौरी तौर पे हो जाएगी? ये केसेस जो है वो बहुत अहम है पीटीआई के हवाले से, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि 4 माह में इसको मुकम्मल किया जाए और 2.25 माह हो चुके हैं। इस वक्त अगर बात की जाए रावलपिंडी में, सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर, इन मुख्तलिफ जगहों पे जो 9 मई के केसेस के ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन ख़बर ये है कि जो फैसलाबाद का ट्रायल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 4 केसेस हैं फैसलाबाद में, जिनमें पीटीआई के तकरीबन 488 जो मुल्ज़मान हैं, और एक केस जिसका ट्रायल बिल्कुल एक जो है वो अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, वो है केस फैसलाबाद का जो एक गाड़ी जो जलाई गई थी उसमें। इसमें 43 पीटीआई की लीडरशिप है। ख़बर ये है कि इस लीडरशिप में, मैं नाम कुछ बोलता हूँ आपको पता चल जाएगा, उमर अयूब कौमी असम्बली में जो है वो अपोजिशन लीडर, शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर, उसके अलावा जरताज गुल, उसके अलावा जो हामिद रज़ा हैं, उसके अलावा और बहुत सारी जो है वो लंबी एक लिस्ट है लीडरशिप की। आज़म सवाती हैं, जैन कुरैशी हैं, तो एक लंबी लिस्ट है पार्लियामेंटेरियंस की। पंजाब, मरकज़, सेनेट और केपी, उनको जो है वो इसमें रखा गया है। और इस केस में जो जितने भी गवाह थे उन पर जरा भी हो चुकी है। अब आगे जो है वो बढ़ना है, ये कंक्लूजन की तरफ जाना है। जो सवाल है आपका उस पर आते हैं। कानून ये है कि किसी भी मुल्ज़म को सज़ा हो जाए, बेशक एक लम्हे की क्यों ना हो। आपको याद होगा 2012 में जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, उनको सिर्फ अदालती जो वक़्त था या वो अदालत के उठने तक सज़ा दी गई थी। चंद लम्हे की सज़ा थी कि उन्होंने उठ के बाहर जाना है तो सज़ा ख़त्म। लेकिन 5 साल के लिए नाअहली हो गई थी, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना पड़ गई थी। तो जैसे ही किसी मुल्ज़म को सज़ा होती है, वो पार्लियामेंटेरियन हो, तो उसकी सज़ा, उसकी नाअहली जो है वो शुरू हो जाती है 5 साल के लिए। तो वो डी सीट हो सकता है, उसके बाद फिर वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन और सारा कुछ। तो ये अगर एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स होगा कि लेकिन तमाम साकिब साहब इस पे थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उनकी सज़ा हुई थी आखिरी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से ना, इनको सज़ा नीचे हो रही है। जी जी, और इसके बाद इनके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए अभी सर 3 मराहिल है। इस पे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इनको जो सज़ा है वो ट्रायल कोर्ट से ही होगी, तो उसी वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। उसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इलेक्शन कमीशन में जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ केस चल रहा था, रेफरेंस भेजा था स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने। जिस लम्हे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, 22 अक्टूबर 2022 का मेरा ख्याल में फैसला है, उस दिन इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया गया था मियाँ वाली की सीट से। और उसके बाद वो केस आज भी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसके पास फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद उसी वक्त शुरू हो जाएगा। मतलब ट्रायल कोर्ट जैसे ही फैसला देगी उस पर जो है वो अगला मरला जो है वो स्टेप बाई स्टेप इलेक्शन कमीशन के पास फैसला जाएगा, उसको डी सीट करेगा, उसको डिस्क्वालीफाई और आगे जो बढ़ता जाएगा। तो ये एक बड़ी जो है वो सिचुएशन टेंस होगी अगले इस केस में। तो इस केस में ये बताया जा रहा है कि अगले 2-2.5 हफ्तों में या इससे भी पहले शायद कोई सिचुएशन बन सकती है फैसलाबाद के केसेस में। बाकी केसेस में अगले 2-2.5 माह में कुछ फैसले जो है वो अगले 2-2.5 माह में खुली तौर पे फैसले आना बाकी है, और इसके असरात क्या निकलेंगे ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, इन इश्यूज़ पे बात की कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे हम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में उसके असरात जो हैं वो खुली तौर पे खत्ते पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ा कि जंग 2 ममालिक की नहीं रही, जब इस जंगबंदी के लिए इकदाम होने शुरू हुए तो फिर ये मालूम पड़ा है कि आने वाले दिनों के जो खदशात थे, जिस पे पूरी मईशत पूरी दुनिया की स्टेक पे लगी हुई थी, जहाँ पे ये मालूम पड़ा कि अपना हरमुज़ बंद होने से किसका कितना नुकसान होगा, तेल की कीमतें किस हद तक बढ़ी, स्टॉक एक्सचेंजेस शैटर्ड कर गई
और उस फैसले, सीज़ फायर के फैसले के बाद हालात मामूल पे आना शुरू हुए। तो क्या ये मामूल है या ये गैर मामूली लम्हा है कि हमें वो मामूल का जो है वो दिखाई दे रहा है? और इसके अंदर इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे फ़ज़ाई ताकत जो है उसका मुजाहिरा किया अमेरिका ने और इसराइल ने, और अपने मिसाइलों की ताकत का मुजाहिरा किया ईरान ने, तो क्या ईरान इस लम्हे में ये जो बीच का एक गैप है, ये जो खामोशी है, ये जो तवक्कुफ है, या जो फिर से तैयारी की कोशिश है, इसमें अपनी फ़ज़ाई ताकत के हवाले से क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मंसूर जाफ़र साहब ने, माहिर अमूर हैं मशरक़ वस्ता। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर जाफ़र साहब, जिस तरीके से आज ट्रंप की आपने गुफ्तगू सुनी, आपने एक हफ्ते से जो ट्रंप की गुफ्तगू के मुख्तलिफ पैराए देखे हैं कि जिस पे वो इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए कि हाँ अब ठीक कह रहा है, अब ठीक कह रहा है, अब ठीक कह रहा है, और फिर बाद में कहे कि नहीं, मैंने जो सुना मुझे अपनी समातों पे यकीन नहीं है कि ये उसी शख्स के अल्फाज हो सकते हैं। ये जो पैर दर पैर बदलते बयानात थे और उसकी हैयत तब्दील होती गई, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? और इस जंग के अंदर क्या हम विन विन सिचुएशन सबके लिए कह सकते हैं, या फिर हमें ये क्लैरिटी के साथ बबांगे दोहल बोलना होगा कि नहीं, इस वक्त बाकायदा तौर पे इजराइल पिटा है? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त अमेरिकी अवाम की इससे बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो है वो उनके यहाँ मसनद इक़्तिदार यानी सदारत के मनसब पे फायज है। हम जो अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और बैनुल-अक़वामी कानून और ह्यूमन राइट्स की बातें सुना करते थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उन तमाम की लुटिया जो है वो एक ही आन में डुबो दी है। यानी आप अगर उनका इक़्तिदार में आने के बाद का पहला बयान देखें तो उन्होंने यही कहा था कि मैं तो अमन का सदर हूँ, मैं जंगें नहीं शुरू करूँगा, और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे गजा जंगबंदी का क्रेडिट लेने के लिए उसका ऐलान भी करवा दिया, और अगले ही लम्हे जो है ये भी फरमा दिया कि ये जंगबंदी मुझे ज़्यादा देर चलती दिखाई नहीं दे रही। और हकीकत ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो जिसको इशारा दे रहे थे इसराइल को, उन्होंने उनके उस मख्फी बल्कि वाज़ेह इशारे को समझते हुए फौरी तौर पे जंगबंदी के खात्मे के हवाले से इक़दाम किए। और वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी गजा के अंदर जो तबाही और बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है वो उनके उसी नौयत के बयानात। और फिर अभी अगर हालिया आप उनके ईरान के हवाले से फरमुदात को अगर थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश करें तो उसमें भी ऐसे ही है। एक बार तो उनका ये बयान भी मीडिया की जीनत बना कि जिसमें उन्होंने कहा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं पता नहीं क्या करूँगा। यानी ऐसे कि जैसे एक छोटा बच्चा बिल्कुल जैसे कहना चाहिए उसे कोई अकल और समझ नहीं होती और वो जिस तरह बड़बड़ाता है। ये शायद कोई, वैसे तो ये जो बाइडेन को बहुत ज़्यादा ठट्टा मजाक किया करते थे उनकी उम्र के हवाले से, अब तो खुद भी कई बार सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब दुआ यही कर सकते हैं कि कम से कम जिस अमेरिका को इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए नए नए तजर्बात से गुजारने के लिए दरपे हैं, अगर ये ज़्यादा देर मसनद इक़्तिदार पर रहे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की जो रही सही साख है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो अस्करी भाग थी वो तो ईरान ने खात्मा मिला दी है। इसराइल के साथ जो उनकी लड़ाई है उसके बाद जो जिस अंदाज से एक मिथ कायम थी कि इसराइल बड़ा इनविंसिबल है और इसराइल को जो अमेरिकी सरपरस्ती हासिल है उसके बाद शायद उसके साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। तो मैं समझता हूँ ये कारनामा भी जो है ईरानियों ने कर दिखाया। फिर इसी तरीके से ईरानियों पे जो एक इल्ज़ाम था कि ये तो हमेशा एक फ़िक्स मैच खेलते हैं, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जिन अहदाफ को रद्द-ए-अमल में निशाना बनाने का कहा था तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करके दिखा दी। तो मैं समझता हूँ बहुत से गेम चेंजर जो हैं इस जंग के अंदर हमें देखने को मिले हैं। और बिल्खुसूस अभी जैसे पहले सेगमेंट में आप लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे तबाही के आसार हैं, उसका जो डाटाबेस है वो भी इकट्ठा हो रहा है। इवन खुद नेतन्याहू उन मुतासरा इलाकों में गए हैं और उसका जो ड्रोन शॉट्स दिखाए गए हैं, अगर आप उन्हें देखें और उसके साथ किसी गजा की बस्ती का कोई शॉट देखें तो आप तफरीक नहीं कर सकेंगे कि ये गजा है या ये इस वक्त इसराइल का मंजर दिखाया जा रहा है। अच्छा मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं मंसूर साहब, ये सीज फायर है या ये सीज फायर चंद दिन बाद खत्म हो जाएगा? ये वो अंग्रेजी में कहते हैं कि लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान से पहले जो खामोशी होती है ये आप उसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि बैक एंड पे जो चीज़ें हो रही हैं और जिस अंदाज से ट्रंप साहब चीज़ों को करना चाह रहे हैं और बिलखुसूस इसराइल की जो अभी वॉर एपिटाइट है वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उससे इस जंग के नतीजे में बेसिकली नेतन्याहू ने पहले गजा की जंग की आड़ में अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश की है और अब इस जंग का कैश जो है या सियासी कैश जो है वो अपने सियासी इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी स्टॉक टेकिंग शुरू हो गई कि इसराइल ने क्या कामयाबियां हासिल की हैं
क्या नुकसानात पहुंचाए हैं। उसके बाद नेतन्याहू के पास ये एक दिफा कि जिसके तहत वो अदालतों से लंबी लंबी तारीखें लेते रहे हैं कि हम तो जंग के आलम में हैं, तो लिहाजा माई बाप हमें फ़िलहाल इस मामले में इस्तिस्ना दिया जाए। इंशाल्लाह हम अपने करप्शन के मुकदमात जो है वो भुगतने के लिए हम दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन अब उनके पास इस नौयी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जंगों से भी फारग हो चुके हैं। और अब जब इसकी स्टॉक टेकिंग होगी, और ख़ास तौर पे वो इंतहा पसंद वज़ीर कि जो उनको मुख्तलिफ जंगों में उलझाने के लिए रोज़ दबाव में लाते थे, अब तो उनके पास भी कोई ऐसी जंग नहीं रहेगी कि वो शुरू करें। अब अलबत्ता ये है कि इस वक्त सिमोत्रिच जैसे वज़ीर जो हैं वो ये ज़रूर अपीलें करते दिखाई दी हैं इस ईरान जंग के दौरान कि इस वक्त खलीजी ममालिक को और बरतानिया को, फ्रांस को और जर्मनी को एक मुश्तरका फंड कायम करना चाहिए ताकि हम ईरान के खिलाफ जंग लड़ सकें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक पहलू की निशानदेही करता है कि इस वक्त कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है इसराइल को, और ख़ास तौर पे जिस लंबे अरसे से वो गज़ा की जंग में उलझा हुआ है, उसका जो मिलिट्री स्टॉक पाइल है और उसका जो कैपिटल है, वो दोनों के दोनों जो हैं वो बड़े ही इस वक्त ख़तरनाक इशारे को टच कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त नेतन्याहू का जो इसराइल के जो सरपरस्त आला अमेरिका हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो गुस्सा है वो भी दीदनी है। कभी वो मीडिया पर बरसते हैं, कभी वो नेतन्याहू को कहते हैं कि अगर आपने अब किया तो ये एक बयान मंसूर साहब, एक बयान जो है वो चल रहा था हमास के हवाले से कि उन्होंने भी कुछ तस्दीक की है कि शायद बिलवास्ता जो हमास इसराइल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और गज़ा सीज़ फायर के हवाले से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप ने भी कहा तो है कि शायद जब वो आने वाले दिनों में कुछ होगा, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ कुछ सीज़ फायर हो सकता है? ये यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिसेंट पास्ट में ले जाना चाहूँगा कि ये जो जंग शुरू हुई थी जब ईरान वाली, तो उससे पहले सऊदी अरब जो है एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर चल रहा था, जिसके तहत ख़ास तौर पे उन्होंने जो पेरिस के साथ मिलके एक यूएन में एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी कि जिसमें यही मसला फ़लस्तीन के हल और दो रियासती हल के बारे में बात होनी थी। तो इस जंग के मौके पे, इस जंग से बेसिकली इस जंग का एक कैजुअल्टी जो यकीनन ईरान बना है, और दूसरा मेरा ख्याल है कि वो इनिशिएटिव बना है। यही वजह है कि सऊदी अरब को इस जंग के दौरान आपने जिस अंदाज से इन्वॉल्व देखा और उनका जो रद्द-ए-अमल देखने में आया, वो बड़ा ही जिसे कहना चाहिए इंकरेजिंग था। और उसकी बुनियाद यही वो इनिशिएटिव था कि जिसको टॉर्पीडो करने की कोशिश की गई इस जंग के नतीजे में। और अब जो अभी आपने हमास के हवाले से बात की, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। उनके जो नुमाइंदे हैं ताहिरा नोनो, उन्होंने भी मिस्र से यही बयान दिया है कि हमारे बिलवास्ता मुज़ाकरात जो है इस मामले में, और ख़ुद अभी डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप बयानात देखें, उनको भी गज़ा एक बार फिर याद आना शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी जो खुराक तकसीम करने वाली नाम नहाद फाउंडेशन है, वो तकरीबन 600 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है इस जंग के दौरान, जो इमदाद की और खुराक के लिए उनके कैंपों के बाहर इकट्ठे होते थे और उनके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। तो मैं समझता हूँ इस जंग का जो सबसे बड़ा जो स्मोक स्क्रीन क्रिएट हुई थी, वो गज़ा ही का एक क्राइसिस था। अगरचे मीडिया में बहुत हद तक उसकी रिफ्लेक्शन आती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो एक बैक बर्नर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, अब दोबारा से एक बार फिर जो है वो मंजर आम पे आ रहा है। और इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि अब ये गज़ा के फ्रंट पे जो एक सीज़ फायर है, क्योंकि देखिए ईरान ने ये जो जंग लड़ी है, जो दिफा किया है, उसे बुनियादी तौर पे इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो सज़ा मिली है, वो इसी फ़लस्तीनी काज की सरपरस्ती की सज़ा मिली है। क्योंकि इस कज़िये का और अल-कुद्स का सबसे बड़ा पुष्टिबान जो है वो खित्ते में ईरान है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में भी बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला, फिर हुकूमती इक़दामात, फिर जो पार्लियामान के अंदर होने वाली गुफ्तगू-शुनीद है और आने वाले दिनों के हवाले से जो पेशीन गोइयाँ इस वक्त मंजर आम पे हैं, उसके नताइज क्या निकलेंगे और तैयारियाँ क्या हैं। वो जो 2 हफ्ते का ब्रेक लिया गया था, वो ब्रेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अनब्रेक कब करेगी, इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, क्या बनेगा 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद? क्या कोई फिर नया लाहेअमल तैयार करना है, या इन्हीं 2 हफ्तों में ही सोच विचार कर ली है कि 2 हफ्ते जब ख़त्म होंगे तो फिर अगला दिन कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं
अपना आपको एक बात बता दूं कि 2 हफ्तों का मतलब ये नहीं था कि कोई हमने अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी है। हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो वो एक एहतजाज का एक जो हमारा एक टेम्पो तो है, लेकिन 2 हफ्ते ज़ाहिर है मुल्क की सूरत हाल थी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के साथ बड़ा ये एक जो पाकिस्तान का ये खित्ता है, ये बड़ा स्ट्रेटजिक खित्ता है। इसमें आपको पता है कि जो इसराइल और ईरान की जंग थी उसमें डेफिनेटली सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पैटर्न चीफ ने एक दफ़ा फिर उन्होंने एक स्टेप लिया, और वो स्टेप बड़ा ही एक दानिशमंदाना था कि उन्होंने अपनी एहतजाज की जो कॉल थी जिस पे हम पार्टी को ये कर रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे, कोई बड़ा एहतजाज, तो वो उन्होंने मुलतवी किया। तो 2 हफ्ते अब मुहर्रम है, कल परसों तक यकम मुहर्रम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में हमारी एक्टिविटीज़ तो जारी रहेंगी। तो अब इसको बढ़ाना कब है वो जब पैटर्न चीफ कह देंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, ये तो बताइएगा कि अभी जिस तरह एक फ़ैसले में आपके एक एमएनए नाअहल करार दे दिए गए, वो अपील में गए, वहाँ पे भी जवाब मिला कि जब तक आप पेश नहीं होते उस वक्त तक आपकी अपील को नहीं सुना जाएगा। और अब आने वाले दिनों में अभी साकब साहब हमें बता रहे थे कि बहुत से केसेस के फ़ैसले आ रहे हैं, ख़ासकर फैसलाबाद के और भी बहुत सी जगहों से फ़ैसले आ रहे हैं, और बहुत से लोग नाअहल भी हो सकते हैं। तो आपने कोई इसकी मुतबादल हिकमत अमली तैयार कर रखी है? कोई चीज़ें इस पे ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं, और इसकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए राना साहब, मुतबादल हिकमत अमली हम क्या तैयार करें? देखिए बात यह है ना, जब पूरी स्टेट एक तरफ खड़ी हो जाए और उसके पास तमाम तर ताकत हो, ताकत का नशा हो, तो हम जो कर रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं। और अदालतों का दरवाजे पे खड़े हैं, खान साहब की ज़मानतें कैंसल हुई हैं, और मैं उसमें उन हेयरिंग्स में मैं मौजूद था, और मैं आपको ये ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं था उन केसों में। 8-8, 10-10 महीनों के बाद खान साहब की उन केसेस में हुई हैं, नामजदगियाँ हुई हैं, ज़िमनी में नामजदगियाँ हुई हैं, कोई उनका सर पैर नहीं था, बैठ के ज़मानत कैंसिल कर दी। अब एक टारगेट करेंगे, हमें भी पता है, अब हम खड़े हैं, डटे हुए हैं, लेकिन देखिए बात यह कि इनसे को पार्टी ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कितने बंदे पीटीआई को छोड़ गए जो ये समझते थे कि पीटीआई उनके बगैर कुछ नहीं, पीटीआई को उन्होंने संभाला हुआ है, तो वो सारे चले गए। पीटीआई है, इमरान खान पीटीआई का जो पैटर्न चीफ लीडर हैं हमारे, वो बैठे हैं, डटे हुए बैठे हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 एमएनए, कोई एमपीए डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पहला कौन सा कोई एमपीएस और एमएनएस कोई इस तरह वो कोई है कि कोई गवर्नमेंट के मज़े लूट रहे हैं या कोई इस किस्म की चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता इन चीज़ों का कोई पार्टी की कोई बुनियादी किसी चीज़ पे असर पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ एक चीज़ बताइएगा मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं, उन्होंने आज बयान दिया है कि पीटीआई को या इमरान खान साहब को अल्टीमेटली जो सियासी क़यादत है उनके साथ ही बातचीत करनी पड़ेगी और उसी में ही उनका हल है। ये माजी में भी वो बयान देते रहे हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आता, वो कहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो एक ऐसे ट्रैक पे हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहे, तो आप इस रास्ते को अपनाएं और इस रास्ते से कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करें ताकि आपका जो पार्लियामेंटेरियंस बच सकें? देखिए राना साहब को ये बात अब तो नहीं करनी चाहिए। जब सारी आपने सूरत हाल देखी और इनको अब पता चल गया कि इनकी गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है, मॉरल सपोर्ट इनकी गवर्नमेंट के पास क्या है, इनकी गवर्नमेंट की अखलाकियात क्या हैं, एथिकली इनकी गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, तो अब तो राना साहब को ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में इनको शामिल ही ना किया जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के इस इतने बड़े फैसले में इनको जब उनकी मर्जी नहीं होगी, जिनकी मर्जी की वजह से ये आए हुए हैं,
तो आपका क्या ख्याल है कि आप ये समझते हैं कि इनके बस में कुछ होगा? ये हम क्यों कहते थे पहले दिन कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास असल ताकत है? अब भी बात वहीं खत्म होनी है। इनके बस में कुछ नहीं है और वो तो साबित हो गया। अब तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। हम तो पहले से, हमारी बात क्योंकि वक्ती तौर पे कड़वी होती है, वक्ती तौर पे उस बात को लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि ताकत का जो महवर है वो वही है। तो उनसे बात जब होगी, जब उनसे बातचीत, देखिए बातचीत उनसे कई दफ़ा अर्ली स्टेजेस पे बातें हुई हैं, लेकिन खान जो वो चाहते हैं वो लीडर नहीं करता, हमारा करना भी नहीं चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि उनके बगैर राना साहब कहते रहें, ये एक सियासी बयान होते हैं, मैं इनको सियासी बयान से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। जब तक उनसे बात नहीं होगी जिनके पास असल ताकत है, उस वक्त तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और इस मुल्क में आप समझ लें कि हमारा जो है हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसाफ अच्छा क्या मलिक साहब, होना आप कल भी एक मीटिंग में थे, पीटीआई की जो कोर मीटिंग थी, आप भी मीटिंग में होते हैं। ये एकदम पीटीआई के अंदर प्रोपोगंडा बड़ा तेज़ हो गया अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, इसी तरह कुछ और लीडरों के ख़िलाफ़। फिर एक सुबह ख़बर चलाई गई सोशल मीडिया पे, बाकायदा बड़ी तेज़ी से चली, जिसमें बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया, उस ख़बर में चलाया गया कि बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया है चेयरमैनशिप से, और उन्होंने कहा कि मैं जल्द सीट भी छोड़ दूँगा। ऐसी चीज़ें बड़े तेज़ होना शुरू हो गई हैं। एक वक्त में पीटीआई बड़ी मुतहरक थी सोशल मीडिया पे, अब भी कोई शक नहीं कि बाकी सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा मुतहरक है, लेकिन ये अचानक पार्टी के अंदर खुल के चीज़ें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, फिर अली अमीन गंडापुर की कल की जो आपने बयान सुना, बड़ा सख्त सा बयान था, ये क्यों होना शुरू हो गया? राना साहब, आप ये मत भूलें, आप पुराने सीनियर एंकर पर्सन हैं और अपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने मार्शल के दौर भी देखे हैं साहब, लेकिन ये मत भूलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुकम्मल समझें कि फस्ताहियत के आगे लड़ रही है और कोई हरबा नहीं है दुनिया का जायज़ नाजायज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा। उसमें छोटी सी बात लेके बड़ी बात तक वो बड़ी एक्नॉलेज होती है, लोग देखना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्टिक्स को लोग अपनाते हैं, तो वो छोटी बात भी बड़ी लगती है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में आ चुकी है खान साहब की कि मुझे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ पे अपीलें करें वो और मुझे मिलें। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली गौर खान साहब पे है एक दबाव है, वो ऐसी पार्टी के चेयरमैन उस वक्त बने हैं। आप ये हम जो लोग हैं ना जी, हमारे ऊपर दबाव भी पड़ा है, अपने लोगों का भी दबाव है। खान साहब की रिहाई, जिसके लिए हमें यकमुकाती एजेंडे के लिए वोट मिला कि खान साहब की रिहाई के लिए, वो दबाव भी है। तो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है कि कोई बंदा मुंह से कहे। मलिक साहब, एक माजरत से, मैं यासर का टाइम ले रहा था, सब माजरत से, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, उनके साथ वकला थे, उन्हें भी पता था कि एप्लीकेशन लेकर कहाँ जानी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास एप्लीकेशन नहीं जानी होती, रजिस्ट्रार के पास जाते, वहाँ उसके बाद चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करते, जाके वहाँ जाकर दरख्वास्त देते। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मतलब जो एक रास्ता पता भी होता है, उस रास्ते पे ना जाने से फिर ये सारी चीज़ें तो सामने आते हैं कि जैसे आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये बात जो आपकी ना बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा एक सही टाइम पे आपने किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में जो मेरी मालूमात हैं वो इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मैं इधर बजट सेशन में हूँ और मैं कल से कट मोशंस और इन मामलों में हूँ। ये क्वेश्चन का मैं वाज़े आपको जवाब नहीं दे सकूँगा। मेरी अगर मुलाकात हो जाती है या राब्ता हो जाता है तो ज़रूर ये आप वाला क्वेश्चन करूँगा। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि आप को रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए था। तो इसका मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे दूसरी साइड का पता नहीं है। तो जो लीगली और टेक्निकली बात तो आपकी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं,
अब उधर से मैं अब आपको नहीं जवाब दे सकता कि क्योंकि उधर की मुझे सूरत हाल का पता नहीं है, उधर की सूरत हाल का पता नहीं है, लेकिन उम्मीद तौर पे ये जो गैप है, इसी गैप के अंदर कोशिशें तो जारी हैं और आइंदा का मंजरनामा जो है वो वज़ा हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद। बहुत शुक्रिया मलिक अफसर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे राना अजीम साहब और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।